स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह और हमारे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम आपको बता दें कि एक तरह से संसद सत्र के दौरान जो सांसद है वो दो तरह के सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछते हैं, अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब मौखिक रूप से संबंधित मंत्रालय के मंत्री की तरफ से सदन में दिया जाता है, लेकिन जो दूसरी तरह के प्रश्न होते हैं अतारांकित प्रश्न, उनका जवाब मौखिक रूप में नहीं दिया जाता बल्कि सदन में लिखित रूप में पटल पर रखा जाता है। और अभी इस सत्र की बात करें तो 3000 से ज्यादा अतारांकित प्रश्न अभी तक इस सत्र में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं अतारांकित प्रश्नों में से कुछ लोक हित और लोक महत्व से जुड़े प्रश्न हम आपके सामने इस अंक में भी लेकर आए हैं। तो अरविंद जी, अब सवालों की शुरुआत करते हैं और पहला जो प्रश्न है वो है स्वतंत्रता सेनानी पेंशन से जुड़ा हुआ, जो कि ए विजय कुमार का सवाल है। इसका जवाब क्या दिया गया है मंत्रालय की तरफ से? ये जो सवाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और जो खास तौर पर क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है, आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति महोदय के यहाँ एक भोज होता है जिसमें जो है आमतौर पर उसमें स्वतंत्रता सेनानी, कई स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया जाता है जो है। तो इस तरीके से अभी जो है जो एक संख्या दी गई है उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो इस समय जीवित जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इस समय जो दिखाया गया, जो इसमें आंकड़े जो दिए गए हैं वो 9689 के करीब रह गए हैं। यानी ये पहला मौका है जिसको कहिए 10,000 से कम हो गए हैं। संख्या घट रही है क्योंकि 1947 की अगर आप बात करें, आज़ादी के बाद की, तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। सवाल पूछा गया, विजय कुमार जी ने पूछा कि क्या वर्तमान में अभी भी जीवित और पेंशन का लाभ लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है। अगर हाँ तो ब्यौरा, ये ब्यौरा बेसिकली माना गया है और पूछा है कि क्या अभी भी कुछ आवेदन अभी जो है जो लंबित हैं, क्योंकि हाई कोर्ट वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट तक में बहुत सारे ऐसे केसेस पहुँचे हैं स्वतंत्रता सेनानियों के जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि हम सुपात्र थे, हम जेल में रहे इतने वर्षों तक, हमें जो है ये पेंशन नहीं मिली। तो ये जो है ये पहला मैं बहुत वर्षों के बाद ये सवाल ये देख रहा हूँ जिसमें ये कहा है मंत्रालय ने कि पेंशन प्रदान करने के लिए ऐसा कोई भी आवेदन लंबित नहीं है जो पूरी तरह से, सभी तरह से पूर्ण हो और जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से सत्यापित और अनुशंसित किया हो। यानी कुल मिलाकर के ये है कि इस समय कोई एप्लीकेशन जो पूरी तरह से कंप्लीट है वो कोई पेंडिंग नहीं है। तो ये है स्थिति। और अभी समय अगर आप देखेंगे प्रीति, आंकड़े अगर देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो सबसे ज़्यादा है वो तेलंगाना में है 2138। तो निश्चित तौर पर जो हैदराबाद के जो आंदोलन में जो शामिल रहे हैं बेसिकली उनमें से एक काफ़ी संख्या है। असम में जो है वो 119 है, बिहार में 1460 है। तो इस तरह कुल मिलाकर के, और जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो है ये 404 है। तो ये स्थिति है। तो कुल मिला के 9689 की संख्या है, ये बनती है। अब अगला एक सवाल और है जो रेड कॉर्नर नोटिसों को लेकर के कि जो भेजे जाते हैं वो कितने सफल हैं, ये सवाल जो है। इस सवाल की बात करें अरविंद जी, तो ये सवाल अनिल देसाई जी ने पूछा है और इसका जवाब दिया गया है गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से। रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर सवाल है। तो अगर मोटे तौर पर हम पहले बताएं तो इंटरपोल सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस ही नहीं बल्कि 8 अलग अलग तरह के नोटिस जारी करता है और हर नोटिस के रंग अलग होते हैं। तो ये रेड कॉर्नर नोटिस है। थोड़ा सा अगर बताएं रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में, तो रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति दोषी है। ये दुनिया में होने वाले अपराध पर अलर्ट करने का एक तरीका है और ये नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कई लोग ऐसे हैं जो अपराध करके दूसरे देश भाग जाते हैं, तो सदस्य देशों में अगर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है तो एक तरह से अलर्ट किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो 2016, 2017 और 2018 और के बारे में जो आंकड़े बताए गए हैं, उन्होंने कहा गया है कि रेड कॉर्नर नोटिस जो अनुरोध किए गए उनकी संख्या 2016 में 91 थी, जिनमें से इंटरपोल ने जो पब्लिश किए नोटिस वो 87 हैं। 2017 में अनुरोध जो किया गया यानी रिक्वेस्ट किए गए रेड कॉर्नर नोटिस वो थे 94, जिनमें से इंटरपोल ने जो पब्लिश किए वो 84 थे। और 2018 में 123 रिक्वेस्ट भेजी गई, जिनमें से
76 जो रिक्वेस्ट थी वो इंटरपोल ने मानी और उन्हें पब्लिश किया। वहीं 15 जुलाई 2019 तक का आंकड़ा है कि उन्हें 41 रिक्वेस्ट मिली है इंटरपोल को और उनमें से 32 अनुरोध प्रकाशित भी हो गए। इसमें एक और आंकड़ा दिया गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2016 में जो गिरफ्तार किए गए या फिर पता लगाया गया जिन भगोड़े अपराधियों के बारे में, वो आंकड़ा है 2016 में 36 गिरफ्तार किए गए या पता लगाए गए भगोड़ों की संख्या है। 2017 में 35 गिरफ्तार किए गए या पता लगाए गए भगोड़े हैं। 2018 में ये संख्या 24 है। वहीं 2019 में 15 जुलाई तक 16 जो भगोड़े हैं उन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में पता लगाया है। और ये भी बता दें कि 2016, 2017, 2018 और 1 अप्रैल 2019 तक की अवधि के दौरान जो अनुरोधों पर कुल 27 आरोपी व्यक्तियों को विदेशी राष्ट्रों से भारत में भी प्रत्यर्पित कर दिया गया। यानी 27 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2019 तक भारत प्रत्यर्पित भी किया गया है। तो ये जवाब दिया गया मंत्रालय की तरफ से। इसके बाद अरविंद जी, अगर हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न पर आएँ तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अब आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को लेकर, जो कि विनोय विश्वम का सवाल है। इसका जवाब क्या दिया गया मंत्रालय की तरफ से? ये जो एक रिपोर्ट 2019 में ही आई है, उसमें रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, उसमें ये कहा गया कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता का जो सूचकांक है, इंडेक्स जो है, उसमें भारत 140वें स्थान पर है। लेकिन इसमें जो है, जो हमारा जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि ये रिपोर्टें जो है, इसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता, ये दोनों जो है, और देश जो रैंक के लिए जो उपयोग करने वाली पद्धति है, उससे उस पर चिंता प्रकट की है। ये एक तरह से सहमति नहीं है। और उसमें सरकार ने जवाब दिया है कि जो मीडिया है और आम नागरिकों की सुरक्षा जो है, उसको सबसे ज़्यादा महत्व देती है। और संविधान की 7वीं अनुसूची में चूँकि पुलिस और लोक व्यवस्था है और राज्य सरकारें इस मामले में जो है ठीक से ध्यान देती हैं, जांच करती हैं। और भारत सरकार ने भी विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए 20 अक्टूबर 2017 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है। तो ये कुल मिलाकर के ये स्थिति है। कुल मिला के ये अब एक नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में विकास को लेके केवीपी रामचंद्र राव का सवाल है, ये इसका क्या जवाब है प्रीति? ये जो सवाल है, हाँ जी, इसके बारे में हम बताते हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं उनमें विकास परक पहलों में से एक है सड़क संपर्क को बेहतर बनाना भी, और इसके लिए जो कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, उसके बारे में उन्होंने बताया है। एक तरह से अगर देखें तो 2 योजनाएं हैं, एक सड़क आवश्यकता योजना है और एक है सड़क संपर्क परियोजना। तो दोनों के तहत जो काम किया गया है उसका ब्यौरा दिया है। सड़क आवश्यकता योजना में 9 राज्यों के 34 नक्सल प्रभावित जिलों में 5422 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई और इनमें से अब तक 4811 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है और इनकी लागत आई है 7390 करोड़ रुपए। वहीं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना है, वो दिसंबर 2016 में अनुमोदित की गई थी और इस योजना के तहत 9 राज्यों के 44 नक्सल प्रभावित जिलों में 11,725 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,412 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई। राज्य को 5,065 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी की सूचना भी दे दी गई है, जिसमें से अब तक 445 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अगर बाकी आंकड़े देखें तो इनमें कुल 9 राज्य हैं जहां सड़क आवश्यकता योजना और सड़क संपर्क परियोजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का कार्य होना है, सड़क विकास कार्य का होना है। इसमें इन राज्यों का अगर नाम बताएं तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये कुल 9 राज्य हैं जहां पर सड़क आवश्यकता योजना और सड़क संपर्क परियोजना के तहत काम होना है। तो ये ब्यौरा विस्तार से इन राज्यों के तहत भी दिया गया है अरविंद जी। इसके आगे अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये घरेलू श्रमिकों के लिए व्यापक नीति को लेकर है। आर लक्ष्मणन का सवाल है, इसका जवाब क्या? हाँ, ये संतोष गंगवार जी जो कि श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने दिया है कि एक राष्ट्रीय नीति का जो ड्राफ्ट है वो सरकार के विचाराधीन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है इस मामले में। ये जो ड्राफ्ट है उसमें कहा गया कि ये इसमें जो घरेलू कामगार हैं उनका जो विद्यमान कानूनों में समावेशन होना है, इनके रजिस्ट्रेशन का अधिकार होगा और ताकि उनको जो बाकी लाभ हैं मिलने वाले वो मिलते रहें। वो अपनी एसोसिएशन और संगठन बना सकते हैं और न्यूनतम मजदूरी पाने के साथ सामाजिक सुरक्षा है वो पाने का अधिकार होगा। तो कुल मिलाकर के
ये जो व्यावसायिक कौशल के उन्नयन का अधिकार होगा, घरेलू कामगारों का दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का मामला है। तो कुल मिलाकर के ये जो है प्लेसमेंट एजेंसियां जो हैं उनके रेगुलेशन का मामला है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल और है प्रीति, जो कि स्मार्ट सिटी को लेके है, ये कंवरदीप सिंह का क्या जवाब है, इसमें क्या दिया हुआ है? जो सवाल पूछा है कंवरदीप सिंह ने वो आपको बता दें कि क्या लोग स्मार्ट सिटी योजना से लाभान्वित हुए हैं, और अगर हाँ तो पंजाब, हरियाणा और झारखंड के शहरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। 3 भागों में ये सवाल है। तो इसमें आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूलभूत अवसंरचना प्रदान करके अपने नागरिकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त जीवन, स्वच्छ और सुस्थिर पर्यावरण और स्मार्ट समाधानों का उपयोग प्रदान करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि चयनित जो 100 शहर हैं उनमें 2,05,018 करोड़ रुपए की लागत की कुल 5,151 परियोजनाओं को अपने स्मार्ट सिटीज़ प्रस्तावों में शामिल किया गया है। और स्मार्ट सिटीज़ प्रस्ताव नागरिक आधारित दस्तावेज है और इनकी रूपरेखा अलग अलग हितधारकों के परामर्श करके तैयार की गई है। 11 जुलाई 2019 की स्थिति के अनुसार 1,34,994 करोड़ रुपए की लागत की 3,645 परियोजनाओं के लिए निविदा दी गई है, जिनमें से 90,176 करोड़ रुपए लागत की 2,834 परियोजनाएं कार्यान्वयनधीन है या फिर पूरी कर ली गई, या तो की जा रही हैं या पूरी कर ली गई हैं। इसमें बताएं पंजाब में लुधियाना, जालंधर और अमृतसर नाम के 3 शहरों का स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकास हेतु चयन किया गया है और इनमें 6,465 करोड़ रुपए लागत की कुल 77 परियोजनाओं ये जो परियोजनाएं हैं ये तीनों शहरों में स्मार्ट सिटीज़ प्रस्तावों में शामिल की गई हैं। इसके अलावा बताएं हरियाणा राज्य से करनाल और फरीदाबाद नाम के 2 शहरों का स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकास हेतु चयन किया गया है। इसमें 3,789 करोड़ रुपए की लागत की कुल 119 परियोजनाओं को इन 2 शहरों में काम किया जाएगा स्मार्ट सिटीज़ प्रस्ताव के तहत। वहीं जो झारखंड का ब्यौरा मांगा था उसमें एक शहर है रांची, यानी उसकी राजधानी रांची का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु चयन किया गया है और यहाँ 1,489 करोड़ रुपए की लागत की कुल 24 परियोजनाओं को रांची द्वारा अपने स्मार्ट सिटीज़ प्रस्तावों में शामिल किया गया है। तो और भी विस्तार में ये ब्यौरा दिया गया है। फिलहाल इस जवाब में हम इतना ही विस्तार ले रहे हैं और इसके बाद अरविंद जी इस अंक को हमें फिलहाल यहीं रोकना होगा और अगले अंक में एक बार फिर हम लेकर आएंगे जनहित से जुड़े और तमाम प्रश्न जो अलग अलग मंत्रालय से जुड़े होंगे। तारांकित प्रश्नों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस अंक में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।